जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इनोवेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम हर थर्सडे को आप लोगों के सवालात की रोशनी में पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम में मेरी ऑलवेज़ आपसे ये गुज़ारिश रही है, दरख़्वास्त रही है कि यूके के अंदर जितने भी लॉज़ हैं, चाहे वो असाइलम से रिलेटेड हों, नेशनैलिटी से रिलेटेड हों, इमिग्रेशन से रिलेटेड हों, फैमिली लॉ से रिलेटेड हों, डिवोर्स से हों, बच्चों के कॉन्टैक्ट ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, जो भी चीज़ें हैं, स्पॉन्सर लाइसेंस है, स्पॉन्सरशिप लेटर हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी है, विल्स एंड प्रोबेट है। यानी इसको आप जो हैं वो सिर्फ इमिग्रेशन के हद तक महदूद ना रखा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ZMC टीवी जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरा ZMC टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी तरफ से ये मोहब्बतों का इजहार होता है और हमें भी थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ आप लोग जो है वो इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपको इसका फायदा हो रहा है। ठीक है जी, आज जो है सवाल जवाब तो मैं लेता रहता हूँ लेकिन आज जो है जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है और जिसके बारे में मुझे कहा गया है कि इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है तो मैंने कहा कि इसके ऊपर हम एक पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं। ये क्योंकि टॉपिक बड़ा है, इसके बहुत सारे जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, तो इसलिए आज इसका एक पार्ट जो है वो आप लोगों के सामने पेश करूंगा। ये है जी कि ग्लोबल टैलेंट वीजा, ग्लोबल टैलेंट वीजा। ठीक है जी। इस ग्लोबल टैलेंट वीजा जो है ये ये कहता है कि जी अगर आप अपने किसी फील्ड के अंदर आप लीडर हैं या पोटेंशियल लीडर है यानी यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल ओके या आपने यू हैव अचीव्ड अ लॉट तो ऐसे सूरत हाल में आप ग्लोबल टैलेंट वीजे कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र की हद जो है वो कम से कम जो है वो 18 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर 18 और से ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीजे के ऊपर अभी हम बात करेंगे। सिर्फ एक जो अपडेट या इंफॉर्मेशन जो आप लोग तक शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि आपको पता है कि माजी में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट तरह के वीजे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे जिनमें जो है इन्वेस्टर वीजा था, फिर एंटरप्रेन्योर वीजा था, फिर इस तरह से। तो अभी क्योंकि एंटरप्रेन्योर वीजा जो है वो तो पिछले साल जो है वो खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है, जिसमें आपको 200,000 पाउंड जो है वो शो करने होते थे और उससे फिर आपका होता रहा। फिर इसके इसके बाद एक इन्वेस्टमेंट वीजा था। वो इन्वेस्टमेंट वीजा था कि अगर आपके पास 2 मिलियन पाउंड हैं तो आप यूके में और वो आप की दस्तरस में है, आपके इख्तियार में है और वो आप 2 मिलियन पाउंड जो है वो यूके में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट वीजा जो है वो 2 साल जो 2 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट का वो मिल जाता था। ठीक है, तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट वीजा है इसको भी खत्म कर दिया गया है फिलहाल। रीजन जो बताई है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वो ये है कि इसके अंदर लोग जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके शायद कोई लॉफुल सोर्सेज जो हैं वो मिलने मुश्किल हो जाते हैं। पता नहीं चलता कि लोग जो है वो शायद अपनी ब्लैक मनी जो है उसको वाइट करने के चक्कर में यहाँ पैसा ला रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जी हम ये जो अब ये फौरी तौर पर ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसकी कोई नई एप्लीकेशन जो है वो नहीं होगी। जिन लोगों ने पहले इसके ऊपर एप्लीकेशंस की हुई हैं वो एप्लीकेशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो भी अंडर स्क्रूटनीज हैं। इवन मेरी जो इंफॉर्मेशन है कि वो लोग जो इस रूट पे आए या जिनको कोई भी एंटरप्रेन्योर रूट पे आए अब वो इंडेफिनेट और उसके बाद उनकी नेशनैलिटी की एप्लीकेशंस हैं तो होम ऑफिस उसको भी काफी टाइम लगा रहा है बिकॉज ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस। तो
ये एक है, लेकिन इसमें अगेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा है कि हम इसको रिप्लेस करेंगे, एक इसको सेफ गार्ड बीच में लगा के, तो हम कोई नई कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, ताकि जेन्युइन एंटरप्रेन्योर जो है, जेन्युइन इन्वेस्टर जो है, वो यूके में आ सके और अपना जो है वो कर सके। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो थी, मैंने कहा आप लोगों को दे दूं, हो सकता है कि आप लोगों के फायदे के लिए ये हो सके। दूसरा, अब वापस हम अपने जो टॉपिक है आज का, ग्लोबल टैलेंट वीजा, उसकी तरफ हम आते हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा है कि जी, ये आप वीजा अप्लाई करें, ठीक है। ये स्विच भी हो सकता है, यानी यहाँ पे रहते हुए भी ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी किस्म के स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके अपने जोरों बाजू और आपके जो स्किल्स हैं उनके ऊपर जो है वो होगा। अच्छा, जिस तरह से मैंने शुरू में ये कहा कि अगर आप अपनी फील्ड के अंदर लीडर हैं, यानी लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, या पोटेंशियल लीडर हैं, कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सून यू विल बी अ लीडर इन योर फील्ड, तो फिर आप इस वीजे के तहत, अब फील्ड जो है यहाँ पे उन्होंने जो है वो जो है वो तीन फील्ड जो है वो बनाई हैं। आज अगर आप टॉपिक देखें तो आज जो मैं बात करूंगा वो सिर्फ आर्ट और कल्चर के ऊपर है, कि आर्ट और कल्चर जो है ये एक फील्ड है। इसके अलावा जो है अभी सी एकेडमिया है, कि अगर आप बहुत ज्यादा आप पढ़ाई लिखाई में हैं, यानी कोई पीएचडी है, कोई रिसर्च है, कोई ऐसा है, तो ऐसी सूरत हाल में ये है। और फिर जो है वो, उसको हम कहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है। आज लेकिन जो है वो मैं एकेडमिया या रिसर्च और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर बात जो है वो नहीं करूंगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस है। वो अगले जो दो प्रोग्राम हैं वो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर और एक जो है एकेडमिया या रिसर्च के ऊपर करूंगा। तो अगले दो प्रोग्राम भी एक ग्लोबल टैलेंट वीजे के ऊपर ही होंगे। ठीक है, अनलेस के कोई और नई अपडेट नहीं आ जाती, या कोई और ऐसा कोई बात नहीं हो जाती कि उसको मुझे चेंज करना पड़े। तो इसलिए ये आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो स्पेसिफिक है कि आर्ट एंड कल्चर, कि अगर आप आर्ट एंड कल्चर की फील्ड के अंदर जो है वो आप लीडर हैं या पोटेंशियल लीडर हैं, तो फिर आप इस वीजे के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपकी एज जो है वो 18 साल और उससे ऊपर है। ठीक है जी। इसके अंदर किसी किस्म की मिनिमम वेज वगैरह जो है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा है कि आप को किसी भी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। ठीक है। दो इसके कैटेगरीज होंगे। एक कैटेगरी तो ये है कि आप जो है वो अपने फील्ड में इंडोर्समेंट बॉडीज के लिए, इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करें। ठीक है जी। और आप इंडोर्समेंट के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी वीजा प्रोसेस जो है उसको दो तरह का होगा। एक ये होगा कि आप अप्लाई करेंगे, करना आपने होम ऑफिस को ही है। ठीक है जी। और उसमें आप अप्लाई करेंगे इंडोर्समेंट के लिए। अब मैं आगे जाकर बताता हूं कि आपने इंडोर्समेंट में कब अप्लाई करना है और इंडोर्समेंट के बगैर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यानी एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करेंगे, या अगर आप समझते हैं कि आप एग्जेम्प्ट है एंडोर्समेंट से, तो फिर आप उसके बगैर ही वीजा, डायरेक्टली वीजे के लिए ही अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। इसमें यानी अब आप जहन में रख लें कि जो है ये इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट ये है कि आपने अपनी फील्ड के अंदर कोई जो रिकग्नाइज अवार्ड है वो अगर आपने विन नहीं किया होगा, यानी आपको रिकग्नाइज अवार्ड जो है वो नहीं मिला हुआ अपनी फील्ड के अंदर, अब उसके तरफ भी मैं बाद में आता हूं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, फिर आप पहले अप्लाई करेंगे एंडोर्समेंट के लिए, यानी होम ऑफिस को आपने अप्लाई करना है। आपकी फीस जो है वो भी दो स्टेजेस के ऊपर होगी, उसके ऊपर भी बाद में बात होती है। कि पहली स्टेज ये होगी कि आपने एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है जी। अब
बात यह है कि जब आप इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो होम ऑफिस जो है वो आपकी एप्लीकेशन को जो उनकी इंडोजिंग बॉडीज हैं उनको भेजेगा। जैसे ये आर्ट एंड कल्चर है, तो इसमें जो है आर्ट एंड कल्चर में आमतौर पर जो आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो भेजी जाएगी इंग्लैंड आर्ट काउंसिल को। ठीक है जी। वो इंडोजिंग बॉडी जो है वो है। अब इसमें आर्ट एंड कल्चर जो है इसमें म्यूजिक आ जाता है, इसमें फिल्म आ जाती है, इसमें परफॉर्मर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, इसमें एनिमेशन आ जाती है, पोस्ट फिल्म जो है प्रोडक्शन जो है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो ये एक बड़ा बड़ा जो है वो है जिसके तहत आप जो है वो इसके ऊपर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ने यानी जिस तरह से मैंने कहा कि एक तो ये है कि आप ने एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो अगर आपकी एंडोर्समेंट हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली आपका सेकंड स्टेप होगा कि आप अपने वीजे के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें ये है कि आप जो है वो कई ऐसे भी चीजें हैं जिसमें आपको फिर इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। अब वो इंडोर्समेंट की जरूरत ये है क्यों नहीं होगी कि अगर आपने जो क्वालिफाइंग और रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड जो हैं अपने फील्ड में आपने विन किए हुए हैं, वो कौन से हैं? लिस्ट तो बहुत लंबी सी है, मैं आपको ब्रीफली जो है वो आपको बता देता हूं। जैसे बेसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, ठीक है जी। ये इसके ऊपर जो है अवार्डिंग बॉडी जो है वो इसकी द न्यूयॉर्क डांस एंड परफॉर्मेंस अवार्ड है जी। फिर ये है क्वालिफाइंग प्राइज जो है बुकर प्राइज, बड़ा मशहूर है, आप लोगों ने ऑलरेडी इसको सुना हुआ है। यानी अगर किसी को बुकर प्राइज मिला हुआ है तो उसको फिर इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वीजे के लिए अप्लाई करेगा। फिर इसी तरीके से ब्रिट अवार्ड इंटरनेशनल फीमेल, ठीक है जी। फिर इसी तरीके से ब्रिट अवार्ड इंटरनेशनल मेल। फिर इसी तरह से क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड बेस्ट मेल, क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड बेस्ट फीमेल, ड्रॉथी एंड लिलियन प्राइज, होगो बॉस प्राइज, आईसीएमए आर्टिस्ट ऑफ द ईयर। इसी तरीके से इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल चॉपिंग पियानो कंपटीशन फर्स्ट प्लेस, इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड, MOBO Best International Act, Oliver Award, Oliver Award Best Actor, Oliver Award Best Play Author। यानी ये एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। अगर आप जाएं होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर तो उसके ऊपर अगर आप आर्ट एंड कल्चर में जाएं और फिर उसमें से आप जो है वो क्वालिफाइंग जो प्राइस हैं वो अगर आप उनकी लिस्ट में देखेंगे तो आपको ये जो है वो चीज नजर आ जाएगी कि कितने जो है वो इसमें है इसके अंदर। ठीक है जी। अब इसमें हो गया जनाब। जिस तरह से मैंने कहा है कि ये आप इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करेंगे। अब अगर आपने इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई कर दिया है और आप ने उसके लिए आपने फिर उसकी इंडोर्समेंट हो भी गई है और फिर आपने दूसरी वीजा के लिए अप्लाई करना है और आपका वीजा जो है वो हो जाएगा। यानी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जो है वो सिर्फ एंडोर्समेंट ही है। ऑब्वियसली जो डोजिंग बॉडी है वो क्योंकि एक मोतबर इदारा है, यहाँ पे जैसे मैंने इस लिस्ट इसकी बताई है तो वो सारी आपको समझ आ जाएगी कि उस पे क्या सिलसिला कार होता है। इसलिए होम ऑफिस फिर उसके ऊपर कोई ज्यादा नहीं करता है। ठीक है जी। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी जी, इसलिए आप अगर तो यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तकरीबन 3-4 वीक के अंदर इसका डिसीजन जो है वो आ जाता है। और अगर ऑब्वियसली आप यूके के अंदर से यानी कोई ये स्विच है आपका, क्योंकि स्विचिंग अलाउ है इस कैटेगरी में, तो ऐसे सूरत हाल में जो है वो फिर आपको तकरीबन 8 वीक्स जो है वो लग सकते हैं। ठीक है जी। इसकी जो फीस है वो जनाब है, कॉस्ट ये करता है £608। ठीक है। अब इसमें ये दो स्टेजेस है। अगर तो आप जिस तरह से मैंने कहा है कि अगर आप
इंडोर्समेंट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर दो स्टेजेस के लिए अप्लाई होगा। पहली जो है 456 व्हेन यू अप्लाई फॉर इंडोर्समेंट, और फिर 152 व्हेन यू अप्लाई फॉर वीजा इटसेल्फ। यानी इंडोर्समेंट के लिए पहले जब आप अप्लाई करेंगे, करना आपने होम ऑफिस को, या होम ऑफिस फिर आगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो इंडोर्समेंट बॉडीज जो है उनको भेजेगा। ठीक है जी, तो करना आपने उसको ही है। तो पहले यानी 456 पाउंड जो है वो आप पे करेंगे इंडोर्समेंट के लिए, और फिर इस तरह से 152 पाउंड जो है वो आप वीजे के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से इसके साथ IHS यानी इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस जो है वो भी जो है वो आपको देने पड़ेंगे। वो 624 पाउंड पर मंथ पर ईयर के हिसाब से है। तो ये वीजे की जो ड्यूरेशन है ये 1 साल से लेके 5 साल तक। ठीक है जी, आप इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी दफा चाहें आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। हाँ, ये बात जरूरी है कि ऑब्वियसली कि जब आप कभी ये एक्सपायर होने वाला हो तो उससे पहले आपने इसको अप्लाई करना है इसके एक्सटेंशन के लिए। उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है वो कितनी दफा करते हैं। वह यहाँ पे ये सी भी सूरत हाल है कि 3 साल या 5 साल के अंदर आप जो है वो इंटाइटल हो सकते हैं कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी सेटलमेंट। क्योंकि ये सवाल हो जाता है कि क्या ये रूट जो है वो सेटलमेंट की तरफ जाता है, तो जी ये रूट जो है वो भी सेटलमेंट की तरफ जो है वो जाता है। इसलिए आप जो है वो आपकी मर्जी है, अगर आप सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जैसा से मैंने कहा है कि वो नहीं था। इस तरह से आप जनाब इसमें ज्यादातर ये है कि आप कर क्या सकते हैं जनाब, आप इम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है जी, यानी किसी के साथ आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, वो वो स्पॉन्सर वाली नहीं है, ये अलग है कि आपको वीजा मिल गया ग्लोबल टैलेंट वीजा कैटेगरी में, आप आ गए इस कंट्री में, उसके बाद आप अप्लाई कर लें कहीं जनाब, किसी थिएटर में, फिल्म प्रोडक्शन सेंटर में, किसी में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, यानी जो आपके रेलिवेंट फील्ड है उसमें आप एम्प्लॉय हो सकते हैं। फिर यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आप जो है वो अपना भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ये है कि आप जो है वो डायरेक्टर बन सकते हैं, यानी कंपनी आप अपनी भी बना सकते हैं या किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर भी आप काम कर सकते हैं। ये जो कैटेगरी है इसमें मेनली जो है आप नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड, यानी जो पब्लिक फंड्स होते हैं उस तक आपकी रसाई जो है वो नहीं होती। ठीक है जी, इसी तरीके से फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने डिपेंडेंट यानी आप अपने जो स्पाउस है, जो पार्टनर है, और आपके जो 18 ईयर्स से नीचे के जो बच्चे हैं, आप उनको भी इस कैटेगरी में आप ला सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ला सकते हैं, तो उनकी जो सेटलमेंट है वो भी उसी तरीके से हो सकती है जिस तरीके से जो है वो नहीं। अच्छा, अब एक जो है और चीज आपको साथ साथ जो है वो बताता चला जाऊं कि अच्छा, आपने सपोज करें कि आपने जो है वो अप्लाई किया है इंडोर्समेंट के लिए, तो फिर अगर आपकी इंडोर्समेंट जो है वो नहीं हुई तो फिर क्या आपके पास जो है वो ऑप्शन जो है वो मौजूद है कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इसमें एक एक तो बात जैसे मैंने आपसे कहा कि वो तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि इसमें ये जो आर्ट एंड कल्चर है इसमें आपके कंबाइंड आर्ट्स शामिल है, डांस शामिल है, लिटरेचर शामिल है, म्यूजिक शामिल है, थिएटर एंड विजुअल आर्ट्स जो है वो शामिल है। ठीक है जी, ये फैशन डिजाइनिंग जो है वो इसमें शामिल है, फिल्म एंड टेलीविजन जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आर्किटेक्चर भी इसमें आ जाता है, तो ये सारी चीजें जो है वो हो जाती हैं। अच्छा, जो बात करना चाह रहा था कि अगर आपका इंडोर्समेंट जो है वो किसी वजह से रिफ्यूज हो जाता है कि जी वो कहते हैं कि नहीं आप जो हैं वो क्योंकि जो बेसिक चीज है वो तो आपने ये बताना है कि जी आप यू आर अ लीडर
ईदर यू आर अ लीडर और यू आर अ पोटेंशियल लीडर। ठीक है जी। लीडर में तो आमतौर पर यह है कि ऑब्वियसली अगर तो आपके पास क्वालिफाइंग प्राइस है तो फिर तो आपको एंडोर्समेंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। वो आपने अपना सारा जो वर्क है जो आप कर रहे हैं वो फिर जब आप एंडोर्समेंट होते हैं तो उसमें फिर आपने वो सारा सबमिट करना होता है कि जी ये मेरा लीडिंग वर्क है जो मैं कर रहा हूं। इसलिए आप देखें, अगर वो किसी वजह से आपका जो इंडोर्समेंट है वो रिफ्यूज हो जाती है तो इसके लिए फिर आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। वो रिव्यू जो है वो कैसे किस सूत्रों में होगा? दो उसकी ग्राउंड्स जो हैं वो हो सकती है। एक ग्राउंड तो ये है कि आपने जो पीस ऑफ एविडेंस दिया है उसको उन्होंने प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया। जैसा मैंने बताया था कि आपको अपना काम जिस जो है वो आपने बताना है कि परफॉर्मर है तो परफॉर्मेंस करना, राइटर है तो राइटर, म्यूजिक है तो वो बताएंगे। तो फिर आप बता सकते हैं ये मैंने एविडेंस दी थी इसको आपने अप्रोप्रिएटली कंसिडर जो है वो नहीं किया। ठीक है, एक ये ग्राउंड होगी। दूसरी ग्राउंड ये हो सकती है कि एक जो एप्लीकेशन को प्रोसेस किया गया है वो जो है वो करेक्ट नहीं था, उसको सही तरीके से प्रोसेस को जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है जी। इसमें ये होगा कि जो नई कोई एविडेंस है वो इस स्टेज पे आप जो है वो फिर सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि रिव्यू जो है वो होगा ही सिर्फ उसी उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, उन्हीं पे जो आपकी एविडेंस है जो कि आपने इस इंडोर्समेंट की एप्लीकेशन के साथ जो है वो आपने लगाई हुई है। इसलिए ये जब भी आपने ये एप्लीकेशन करनी है तो आपने बड़ा ध्यान से आपने ये एप्लीकेशन जो है वो करनी है। क्योंकि देखें, बहुत सारे लोग जो है ये सवाल पूछ रहे हैं। पोटेंशियली ये हो सकता है आप एक बड़े सक्सेसफुल जो है वो यूट्यूबर है। ठीक है, आपकी जो फॉलोइंग है वो फैन फॉलोइंग मिलियंस में है। ठीक है जी। इसी तरीके से आप एक बहुत बड़े टिकटॉकर हैं। ये सवाल मुझे पूछ रहे थे कोई से जी, टिकटॉक है, म्यूजिक है, ये है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यानी आप ये डिसाइड, यानी जो इंग्लैंड आर्ट काउंसिल है वो फिर ये डिसाइड करें कि जी आप कह रहे हैं कि आप बड़े अच्छे सक्सेसफुल और जनाब रिनाउंड यूट्यूबर्स हैं, तो क्या वाकई आप यू आर अ लीडर और यू आर अ पोटेंशियल लीडर इन योर फील्ड? तो वो डिसाइड करेंगे। अगर आप टिकटॉक पे ऊपर आप हैं तो वो ये नहीं, आप फ्लूट बजाते हैं, आप हारमोनियम बजाते हैं, आप गिटारिस्ट हैं, जो भी आपकी फील्ड, यानी क्राइटेरिया ये है कि आप लीडर हैं, यानी बड़ी टॉप क्वालिटी का काम है आपका, या पोटेंशियल लीडर है कि आप इतना हार्ड वर्क करके और लोग इसी इसको कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपने ज़हन में रखनी है। ये जो रिव्यू होता है ये आपके डिसीजन के 28 डेज के अंदर अंदर आपने इसको करना होता है कि आपने रिव्यू। ठीक है, यानी अगर 28 डेज आपके डिसीजन से गुजर जाएं तो फिर जो है वो ये डेडलाइन आपकी क्रॉस हो जाएगी। तो पोटेंशियली तो फिर ये आप रिव्यू कहीं नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है तो फिर आप रिव्यू उसके ऊपर, लेकिन आपको लेट एप्लीकेशन की जो है वो रीजन जो है वो देखनी पड़ेगी। होम ऑफिस जो है वो ऑब्वियसली आपको 28 डेज के अंदर बाय ईमेल आपको इन्फॉर्म कर देगा कि जी अच्छा आपका जो रिव्यू है वो हमने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया। तो इसके उसका तरीका है जी रिव्यू का, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए इसमें, यानी ग्लोबल टैलेंट वीजा, आज जो हमने बात की है वो आर्ट एंड कल्चर के हवाले से, और आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या चीजें शामिल हैं वो भी मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ जो है वो मैंने आपको बता दी है। ऑब्वियसली जो लॉ है या गाइडेंस है उसमें तो ये नहीं लिखा हुआ यूट्यूबर या जनाब टिकटॉकर या, लेकिन ये पोटेंशियल एप्लीकेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिर भी इसके बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, सिंगर हैं, अच्छे सिंगर हैं, तो फिर आप जो है ये नंबर मेरा स्क्रीन पे आप के सामने आ रहा होता है। तो ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है। ठीक है, कोशिश ये होती है कि आप लोग जो हैं वो कानूनी तरीके से इस मुल्क में आए, एजेंटों के हत्थे ना चढ़े, अपना वक्त और अपना पैसा जाया ना करें। उम्मीद करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम ग्लोबल टैलेंट
आर्ट एंड कल्चर जो है ये आपको पसंद होया होगा। अगले वीक में ग्लोबल टैलेंट या इधर उसके ऊपर बात करूंगा डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर या फिर उसके ऊपर इकोनॉमी इसके ऊपर एकेडमी के ऊपर, ठीक है, तो रिसर्च के ऊपर। तो अभी आज के प्रोग्राम में इतना ही था। प्रोग्राम खत्म करने से पहले अगेन आप लोगों से दरखास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो जीएमसी टीवी यानी जेडएमसी टीवी जो है, ये मेरा नाम ही है। अक्सर लोग जो है वो पूछते हैं मुझे, तो ये मेरा नाम ही है जाहिद मुश्ताक चौधरी। और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच सके। टिल नेक्स्ट थर्सडे अपना अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया हो या मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर साहब शायद थोड़े बिजी हैं हैं तो फिर भी कोई चीज अगर रह गई हो, कोई भी सवाल आप करना चाह रहे हो, जरूर कीप सेंडिंग मी योर टेक्स्ट मैसेजेस, योर ईमेल्स, कोई भी किसी भी तरीके से आप जेड नेटवर्क फेसबुक पे चले जाएं, जेड जो टीवी यूट्यूब पे चले जाएं, व्हाट्सएप पे नंबर जो मेरा लिखा हुआ है ये व्हाट्सएप के ऊपर भी इसी तरीके से जो है वो मौजूद है। तो आपका कोई भी सवाल जो है वो लॉ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो आप मुझे भेजेंगे। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को, मेरी कोशिश ये भी रहती है कि मैं जो फिर आपको आंसर दूं वो आपकी तसल्ली हो जाए, ताकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए और आपको उसका फायदा हो। वो यस नो में जवाब देने से ना तो आपकी तसल्ली होती है, ना फिर हमें वो प्रोग्राम करने का मजा आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को भी इजाजत दे पसंद करेंगे। मुझे अपने दोस्त अपने भाई जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।